Welcome students, this is Atomic Structure video 1. In atomic structure, first topic is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory was proposed by John Dalton in year 1808. तो आपके सामने मेन पॉइंट्स हैं डाल्टन्स थ्योरी के. फर्स्ट पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. यानी डाल्टन ने बोला कि एटम का जो सबसे एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो एटम है. एटम को आप और छोटा नहीं कर सकते हैं. हालांकि ये थ्योरी बाद में गलत प्रूव हो गई, यानी कुछ ये थ्योरी बाद में गलत प्रूव हो गई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Second point of Dalton's atomic theory is atom can neither be created nor destroyed. This means that a chemical reaction is just a simple rearrangement of atoms, and same number of atoms must be present before and after the reaction. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में होंगे. जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा. यानी इट इज़ सॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इस थ्योरी के हिसाब से मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. डाल्टन ने ये स्टेटमेंट केमिकल वर्ड यूज नहीं किया था, ही यूज्ड रिएक्शन. केमिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन. किसी रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. दिस थिंग वाज प्रूव्ड रॉन्ग इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो आप आगे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, या रेडियो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं होता. देर इज मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज सम मास चेंजेस इनटू एनर्जी. वेल, दीज टॉपिक्स विल स्टडी लेटर ऑन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. थर्ड पॉइंट इज एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. दिस इज थर्ड पॉइंट. यानी किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स सबसे छोटे हिस्से होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, स्पेशली साइज, शेप एंड मास. यानी एक ही एलिमेंट के दो एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम. आपने यदि एक ही एलिमेंट के दो एटम अलग अलग स्थान से लिए हैं, या अलग अलग समय में एकत्रित किए हैं, या अलग अलग तरीके से बनाए हैं, तो उनका जो साइज़ है, शेप है और मास है वो हमेशा बराबर होगा. जैसे हाइड्रोजन के दो एटम, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी हिस्से से हाइड्रोजन के एटम लें तो वो एक जैसे मिलेंगे. ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही था. सिर्फ ये थ्योरी फेल हुई इन केस ऑफ आइसोटोप्स. जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ये तीनों ही हाइड्रोजन कहलाते हैं, लेकिन तीनों के मास अलग हैं. प्रोटियम का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और ट्रिटियम का मास 3 होता है. तो ये जो मास वाला पॉइंट था ये गड़बड़ हो गया. हाँ, लेकिन यदि आइसोटोप सेम है देन दिस थ्योरी इज वैलिड. डाल्टन्स थ्योरी का पांचवा पॉइंट था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज. उन्होंने कहा कि यदि दो एटम अलग अलग एलिमेंट से आए हैं तो उनका मास, शेप, साइज निश्चित ही अलग होगा. ये स्टेटमेंट भी काफ़ी हद तक सही है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट फेल होता है आइसोबार्स के अंदर. आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स दे हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और एटॉमिक मास है 40. देन देयर इज अनदर एलिमेंट कैल्शियम. इट्स एटॉमिक नंबर इज 20.
and its atomic mass is 40. Now these two elements, they are different but their masses are same. तो आइसोबार्स के केस में ये वाली थ्योरी गलत हो जाएगी, अदरवाइज दिस थ्योरी इज करेक्ट. Sixth point is atoms of different elements combine in fixed ratio of small whole numbers to form compound atoms called molecules. यदि आप किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स हैं दे आर इन सिंपल रेशियो, इन सिंपल मोलर रेशियो. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक वाटर, इन वाटर ratio is 2:1, atomic ratio is 2:1. Similarly, if you take carbon dioxide, carbon is to oxygen ratio is 1:2. तो उन्होंने बोला कि नेचर में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं दे आर इन वेरी सिंपल रेशियो, वेरी सिंपल होल नंबर रेशियो. लेकिन बाद में ये पाया गया, जहाँ ये थ्योरी फेल होती है, दिस थ्योरी फेल्ड इन केस ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वेयर दिस रेशियो इज नॉट सिंपल. फॉर एग्जांपल Fe 0.930, इस तरह का एक कंपाउंड हमको मिला. या जैसे निकल 0.980, ये भी हमको मिला. तो ये रेशियो तो सिंपल नहीं है. 0.93:1 इज नॉट ए सिंपल रेशियो, 0.98:1 इज नॉट ए सिंपल रेशियो. तो इस तरह के कंपाउंड का मिलना ये प्रूव करता था कि छठा पॉइंट भी पूरी तरीके से सही नहीं है. इस तरीके से हमने डाल्टन्स की थ्योरी लिखी और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे वो भी हमने लिखे. तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था. लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Next topic in atomic structure is cathode rays. Cathode rays की हेल्प से we discovered electrons. और बहुत सारे साइंटिस्ट they were working in the beginning of 19th century. They were working in cathode ray experiments like Julius Plucker, Thomson, Faraday. बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया. वो लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वर्क करते थे. ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती थी इसको समझते हैं पहले. दिस डिस्चार्ज ट्यूब, यू नो, इट वाज हैविंग वेरी हाई वोल्टेज, रफली ऑफ द ऑर्डर 10⁴, मतलब 10,000 वोल्टेज के आसपास वो इस ट्यूब के अंदर डालते थे. इसके अंदर एक गैस फिल करते थे एट वेरी लो प्रेशर. That low pressure was roughly 10⁻⁻⁴ atm. atm means atmospheric pressure. तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे ऑन ए गैस फिल्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब. तो दे ऑब्जर्व्ड कि कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, दे मूव्ड फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड. दे प्रोड्यूस्ड सिंटिलेशन. यदि यहाँ उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाया तो ZnS स्क्रीन के ऊपर दे प्रोड्यूस सिंटिलेशन, मतलब एक चमक, एक फ्लोरोसेंस यहाँ पे आया. तो कैथोड रेज, ये जो रेज यहाँ थी, दे ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी. यदि इनके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया तो दीज रेज दे क्रिएटेड शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ये जो कैथोड रे थी दे ऑल्सो हैड मैकेनिकल इफेक्ट. मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब दे वर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. यदि इनके रास्ते में कोई व्हील रख दिया गया तो दे रोटेटेड दैट व्हील, जिससे पता चला कि इनके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मतलब इनके पास मोमेंटम है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज पर लगाए गए तो दीज रेज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. कोई बहुत थिन एल्यूमिनियम की शीट यदि इनके रास्ते में रखी गई तो दे पेनेट्रेटेड इट. यदि इनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाला गया, दे ऑल्सो प्रोड्यूस सेंटिलेशन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. और ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए एक साइंटिस्ट थे थॉमसन. तो थॉमसन ने ही कैलकुलेटेड E/m of cathode rays.
ई बाय एम का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो थॉमसन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया। ये कैथोड रे का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज which means charge upon mass. इलेक्ट्रॉन was such a small particle कि उसका चार्ज और मास एग्जैक्टली साइंटिस्ट नहीं कैलकुलेट कर पाए थे तब तक, बट थॉमसन बाय कैथोड रे ट्यूब he managed to calculate E by m, and he found that E by m value of electron, charge to mass of electron, this ratio is equal to minus 1.76 into 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज टू मास रेशियो। बाद में फिर एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट चार्ज को कैलकुलेट किया। मिलिकन ही कैलकुलेटेड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यानी ये जो ई बाय एम है, दिस वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन, एंड दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय another scientist, Millikan, by famous Millikan oil drop experiment। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया। आपके पास इलेक्ट्रॉन का E बाय एम है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का E है। यदि ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएं तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज देन फाउंड टू बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि यदि हम स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रॉन के मास की डिस्कवरी का ये स्टेपिंग स्टोन था, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। कैसे कैसे ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ये सब चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है, सब चीज़ें फिजिक्स के अंदर आएंगी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अभी हमको सिर्फ इसके रिजल्ट्स को याद रखना है। क्या क्या रिजल्ट्स हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, यस दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, they carry negative charge, they are deflected by electric field, they are deflected by magnetic field. Material properties, these rays consist of material properties, मतलब यदि इनके रास्ते में कोई पेडल व्हील रखा गया तो वो रोटेट हो गया। ऐसे यदि इनके पाथ में एक व्हील को रखा गया तो व्हील started rotating, that means these rays are having momentum which they transfer to wheel and wheel started rotating. Specific charge value कूलाम पर ग्राम, यहाँ ग्राम यूनिट है, ऊपर हमने केजी में निकाला हुआ है, तो 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम। और ऑफ कोर्स देयर इज नेगेटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कैथोड रे की एक और विशेष बात ये थी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग गैसेस को फिल किया। कभी हमने इसके अंदर हाइड्रोजन फिल की, कभी ऑक्सीजन फिल की, तरह तरह की गैसेस को यहाँ फिल किया। ईच एंड एवरी टाइम वी गॉट सेम ई बाय एम वैल्यू। सेम ई बाय एम वैल्यू तभी पॉसिबल है जब कैथोड रे, चाहे आप कोई भी गैस लें, यदि कैथोड रे एक ही जैसी आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये जो कैथोड रे हैं देयर प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस। यानी आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस भरेंगे यू विल गेट सेम वैल्यू ऑफ ई बाय एम। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ई बाय एम है इट वोंट चेंज विद टाइप ऑफ गैस, इट विल रिमेन सेम। तो ये हमारी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज एनोड रेज। एनोड रेज they were discovered in 1886 by Goldstein. Well, name of scientist was Goldstein. इससे पहले साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दे ऑल वर ऑब्जर्विंग towards positive end, nobody was taking readings on negative end. गोल्डस्टीन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेगेटिव एंड पे रीडिंग लेनी शुरू की, तो उन्होंने देखा कि नेगेटिव एंड पर भी कुछ रेज आके टकरा रही हैं।
और वो जो रेज थी दे वर हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो कि कैथोड रे के जैसी नहीं थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। उन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज। कैथोड रे और एनोड रे में एक बेसिक फ़र्क ये था कि एनोड रे जो बनती है, माना इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस एनक्लोज जैसे हाइड्रोजन, तो जब बहुत लो प्रेशर लगेगा तो हाइड्रोजन डिसोशिएट हो जाएगी H+H, और फिर ये ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ये आयोनाइज हो जाएगी H++ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कैथोड रे का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन ये जो H+ है पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो जब ये लेफ्ट की साइड मूव करेगा तो यहाँ पर जो कैथोड था इसके अंदर कुछ होल्स बनाए गए, परफोरेशंस बनाए गए, जिनको नाम दिया गया कैनाल। तो इसीलिए इनको कैनल रेज भी बोला गया, क्योंकि जब ये रेज व्हेन दीज रेज पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड, ये जो होल वाला कैथोड है, इससे जब ये रेज पास होती हैं पॉजिटिव रेज, they strike this screen and they produce red glow। तो इसका मतलब यहाँ जो ग्लो आपको मिला ये ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था। तो इसीलिए इन रेज को नाम दिया गया कैनल रेज और एनोड रेज। दोनों रेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क वो ये है कि जो हमारी कैथोड रे होती हैं वो प्योरली इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं, और उनका जो Q/m है वो फिक्स है, चार्ज टू मास रेशियो इज फिक्स, और जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो के बराबर होती है, जो हमने पढ़ी थी 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये इसका मैग्नीट्यूड होता था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कैथोड रे की। लेकिन एनोड रे का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो तो अलग होगा। सपोज आप हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं तो उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो होगा मास चार्ज E बाय मास ऑफ प्रोटॉन। माना इसी के अंदर आप हीलियम फिल करते हैं और हीलियम सपोज करो गैस आयोनाइज हो जाती है He++1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? आपको पता है कि चार्ज होगा E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और मास जो होगा हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U, तो हीलियम प्लस का चार्ज टू मास रेशियो होगा E/4U। सपोज इसके अंदर आपने हीलियम फिल की और उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो इस तरीके से आयनाइज होगी He2++2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो एनोड रेज बनेंगी He2+ की, इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? वेल इसका चार्ज तो होगा 2E, क्योंकि 2+ चार्ज है, और मास कितना होगा? 4U। इसका मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस फिल की जाएगी उसका चार्ज टू मास रेशियो कैन डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस, इवन विथ सेम गैस, सेम। फॉर एग्जांपल हीलियम, यदि हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका चार्ज टू मास रेशियो E/4U है, लेकिन यदि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका चार्ज टू मास रेशियो 2E/4U है। इसका मतलब E/m या Q/m of anode rays is not constant. It changes with gas, and even with same gas it changes with ionization. ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गए, O+ बना, इसका चार्ज टू मास रेशियो कुछ और होगा। सपोज इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो इसका चार्ज टू मास रेशियो कुछ और होगा। इतना हाई वोल्टेज होता है बच्चों यहाँ पर कि इस तरीके से भी आयोनाइजेशन हो जाते हैं। तो एनोड रेज जो है वो डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ गैस के ऊपर, जबकि कैथोड रेज दे वर इंडिपेंडेंट। हाँ, ये बात पक्की है कि एनोड रेज में जो सबसे बड़ा चार्ज टू मास रेशियो मिलेगा वो आपको H+ का मिलेगा। रीज़न क्या है कि जितनी भी गैसेस हैं सबसे कम मास हाइड्रोजन का होता है, और चूंकि हाइड्रोजन का मास लीस्ट होता है तो चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन। यानी सारी एनोड रेज में Q/m की जो मैक्सिमम वैल्यू है, Q/m मैक्सिमम विल बी फॉर हाइड्रोजन। तो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, डिफरेंसेस हैं बिटवीन एनोड रेज, कैथोड रेज, देयर कंपैरिजन,
Motion, they travel in straight line. Cathode rays, they travel in straight line. Anode rays, they also travel in straight line. Type of charge, they are deflected towards positive plate, so they carry negative charge. आपको पता है कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जबकि आप यदि एनोड रेज को लेंगे तो एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज and they are deflected towards negative plate. Particles present in cathode rays are electrons. Particles present in anode rays are positively charged particles. They may be H plus, they may be He2 plus, they may be He plus, they may be O plus. Electrons present in cathode rays always have same charge to mass. क्योंकि कितना होगा ये? E by m की वैल्यू होगी and its value is 1.76 into 10 की power 11 coulomb per kg. Charge on particles depend on number of electrons lost by atoms. जैसे हीलियम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या दो इलेक्ट्रॉन लूज किए. Mass of particle is nearly same. They are talking about same gas. If you change gas, then mass will also change. तो इसीलिए E by m यहाँ चेंज होगा. E by m सेम गैस के लिए भी अलग अलग हो सकता है और अलग गैस के लिए तो E by m अलग होगा ही. They originate from cathode. Yes, they are produced in space between anode and cathode. ये एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस है उसके आयोनाइज होने से ही एनोड रे बनती हैं. जबकि कैथोड रे आपका जो कैथोड होता है इट इज़ मेड ऑफ सम मेटल लाइक दिस, ऐसे होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. तो यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ कैथोड रे तो यहीं से आती हैं. वो अलग बात है कि कुछ मीडियम से भी आती है. माना कोई गैस सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन आयोनाइज होता है, हाइड्रोजन चेंजेस टू H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन कैथोड रे. यानी कैथोड रे का सोर्स दोनों होते हैं. मेजर सोर्स तो हमारा कैथोड होता है, बट जो गैसेस हैं, इंटरमीडिएट गैसेस हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ कैथोड रेज. तो जहाँ जो की पॉइंट्स ये थे कि E by m, यदि आप E by m कंपेयर करते हैं ऑफ ऑल रेज, ऑफ कैथोड रेज, ऑफ एनोड रेज, तो E by m किसका सबसे ज़्यादा होगा? E by m सबसे ज़्यादा उसका होगा जहाँ मास मिनिमम होगा. और आपको पता है जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ E by m, मैग्नीट्यूड ऑफ E by m इज मैक्सिमम फॉर कैथोड रेज. यदि हम सिर्फ एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज के अंदर जो मैक्सिमम E by m होता है वो H प्लस का होता है, प्रोटॉन का होता है. H प्लस को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं. तो मैक्सिमम E by m इज ऑफ प्रोटॉन. और जो मैक्सिमम E by m प्रोटॉन का होता है उसकी वैल्यू भी हम नोट कर सकते हैं. E by m ऑफ प्रोटॉन इज, बच्चों ध्यान रखें, E by m से मतलब है चार्ज. आई बेटर राइट इट एज Q by m. Q मीन्स चार्ज, m is mass and this Q by m is called specific charge. तो इस specific charge की maximum value for anode rays, तो anode rays के लिए Q by m की जो maximum value होती है this is 9.58 into 10 की power 7 coulomb per kg, and this value is for H plus proton. तो ये डाटा आपको याद रखना है. ये था हमारा H प्लस के लिए. और इलेक्ट्रॉन के लिए मैं फिर से आपको लिखवा देता हूँ. Q by m वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रेज, इट इज़ मैक्सिमम ऑफ ऑल. यदि कैथोड और एनोड रे में सबसे बड़ी Q by m वैल्यू हम पिक करेंगे तो इट इज़ ऑफ cathode rays and its value is, magnitude is 1.76 into 10 की power 11 coulomb per kg. I am writing it again and again so that you remember the data. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोटॉन्स को भी एक तरीके से डिस्कवर किया, क्योंकि H प्लस क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन्स होते हैं. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी इट वाज मैक्सिमम डिफिकल्ट. इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि
एटम के बारे में सारी बातें पता पहले चली और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई। 1908, 1909, 1910 इस समय एटम के बारे में हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी निकाल चुके थे, प्रोटॉन भी निकाल चुके थे, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई। तो जो न्यूट्रॉन है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1932। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1932 और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम भी आपको याद रखना है, चैडविक, जेम्स चैडविक। इसको कंपटीशन में पूछ लेते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट से जुड़ी हुई है? जेम्स चैडविक। अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट इसलिए हुई क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट होते हैं? ओनली चार्ज पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन जो कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता था ना मैग्नेटिक फील्ड से, इट वाज डिस्कवर्ड लेट थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं, लेकिन कैसे होते हैं बताता हूँ। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम टारगेट को लिया। एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 4, atomic number is 4 and atomic mass is 9. He bombarded beryllium target with alpha particles. Alpha particle क्या होते हैं? They are helium nucleus. Let me first tell you about alpha particles. जो alpha particles होते हैं they are He2+, helium nucleus. ऐसा समझिए जैसे हमारा एटम है, हीलियम एटम, तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इसकी बाहर की शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सपोज। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से भगा दिया और इसको भी यहाँ से भगा दिया। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हीलियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 2+। तो हीलियम 2+ को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो बेरिलियम टारगेट वाज बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हमको एक कार्बन मिला 6C12। 6C12 ये जो नीचे लिखे होते हैं ये एटॉमिक नंबर होते हैं, ऊपर जो होते हैं वो एटॉमिक मास होते हैं। तो 6C12 हमको मिलता है, प्लस यहाँ हमको मिलता है एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 0, 1। नीचे ये जो पार्ट लिखा होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आप एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, लेकिन चूंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता तो यहाँ प्रोटॉन से डील करते हैं। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 6। हीलियम के न्यूक्लियस में 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, सॉरी बेरिलियम के न्यूक्लियस में 9 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हीलियम के न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 13। 13 में से 12 तो कार्बन ने ले लिए। अब जो एक न्यूक्लियॉन बचेगा वो कौन है? न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन से डिस्कवर हुआ था बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में इनको नोट कीजिएगा। जैसे सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है -1 0। ये इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल यूज़ होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, यदि हम इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, ये था हमारा सिंबल। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg। इसको AMU में यदि हम लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट में,
या यूनिफाइड मास में तो ये वैल्यू होती है 0.00055। ये वैल्यू है यूनिफाइड मास में, या AMU और U। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको कई बार आप लिख चुके हैं, इस वैल्यू इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये SI यूनिट में चार्ज होता है इसका, और CGS यूनिट में इसका चार्ज होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको कई दफ़ा स्टैट कूलाम भी बोलते हैं। ये जो चार्ज की वैल्यू होती है बच्चों, ये CGS सिस्टम में होती है। ये CGS सिस्टम की वैल्यू है, ये SI सिस्टम की वैल्यू है। इसी तरीके से यदि हम प्रोटॉन लेते हैं, तो प्रोटॉन का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है 1H1। इस तरीके से प्रोटॉन का ये सिंबल होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। हालांकि अपनी कैलकुलेशन में आप इसको रफली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यूज़। और एटॉमिक मास यूनिट में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.0075 U और AMU। चार्ज इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, बस पॉजिटिव होता है। बस फ़र्क क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। वैल्यू सेम होती हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस की। इनकी डिस्कवरी की बात भी करें तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, वैसे तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को जाता है वो है थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का E/m कैलकुलेट किया। प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है गोल्डस्टीन को, जो उन्होंने एनोड रेस के अंदर कैलकुलेट किया था। तीसरा जो हमारा पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं 1N0। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। अपनी कैलकुलेशन के लिए हम सेम ले लेते हैं, बट न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर। इट इज मास इज 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसको यदि यूनिफाइड मास में लिखेंगे तो इट्स वैल्यू इज 1.00893 U। और चार्ज जो है वो 0 होता है न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है चैडविक को। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये पुराने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, पुरानी थ्योरी से बेस्ड थे। अब तो बहुत सारे फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हमारे सिस्टम में डिस्कवर हो चुके हैं, लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजॉन, पॉजिट्रॉन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये भी आते हैं, बट ये सारी चीज़ें आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स में इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यहाँ लिखी हैं। आपको पता है चार्ज की वजह क्या होती है? चार्ज की वजह होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सपोज देयर इज सम एलिमेंट A, इससे यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके ऊपर क्या होगा? इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, से सोडियम।
तो आपको पता है कि सोडियम के न्यूक्लियस में, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और ये इसकी शेल्स हैं। ये आपकी 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। सोडियम के जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसकी पहली शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगली शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे यू कैन मार्क देम। और बाहर वाली शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे चला जाता है, निकल जाता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन। तो 11 प्रोटॉन पे चार्ज है 11e प्लस 11e, और 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -10e। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया? e। तो 11e माइनस 10e इज e। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हम किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज किसी एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो अभी उस एलिमेंट के अंदर क्या था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते थे। जैसे ही उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जुड़ जाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसको लिखेंगे A माइनस। माइनस का मतलब दिस इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से 1 ज़्यादा है। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। तो पहले तो ये समझना है कि चार्ज होता क्या है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, यदि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ओवरऑल चार्ज कंजर्व होगा। तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, नॉट क्रिएटेड, ओनली एक्सचेंज्ड। और एक्सचेंज भी कैसे करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज बिकॉज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो चार्ज बनेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। वेल, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज है इट कैन ओनली बी फाउंड इन मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस, सॉरी, इट कैन बी फाउंड इन मल्टीपल ऑफ ई। मतलब ये है कि जब चार्ज क्रिएट होगा तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के लेने या इलेक्ट्रॉन के देने से चार्ज आएगा, तो जो चार्ज आएगा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, यानी आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नहीं हो सकता। सपोज आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि देयर इज ए ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग चार्ज E/2, इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र करोगे? तो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड यू नो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट मिलिकन। तो ये मिलिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और उसी के बाद चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की गई -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है चार्जेस की। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्ज इज रिपेल, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट। यानी यदि आप नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लाओगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। यदि आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाओगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यदि आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाओगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। यानी लाइक चार्ज इज रिपेल, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट।
This is one of the property of charges. Charge is a scalar quantity. Remember, charge जो होता है, it is a scalar quantity. Even current is a scalar quantity. आप पढ़ चुके हैं अपना फिजिक्स के अंदर, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बीच में फोर्स को कैलकुलेट किया गया और उसके लिए एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ. दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. वैसे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है फिजिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं. Suppose there is object A, this is some object, this is having charge Q1. यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज है Q2. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है R. तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स आएगी. वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये डिपेंड करेगा वेदर चार्जेस आर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस. तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी, इसका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K इज सम कांस्टेंट, Q1 Q2 by R square. We call this as Coulomb's law. इसको हम Coulomb's law बोलते हैं. Coulomb's law की हेल्प से व्हाट वी कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. ये जो K होता है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इन SI यूनिट्स. यदि आप यहाँ से यूनिट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. ये हमारा SI सिस्टम में फॉर्मूला हम ये लगाते हैं. ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे. कुछ आपको टर्म्स याद करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ आपको कन्वर्जन यूनिट्स याद करनी पड़ेंगी. जैसे 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर. वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर. क्योंकि एटॉमिक लेवल पे हमको एंगस्ट्रॉम के अंदर ही प्ले करना पड़ेगा. एटम इतने छोटे होते हैं, वहाँ मीटर सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा. देयर इज 1 यूनिट 1 पिकोमीटर. पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर. Then there is 1 FM. FM is femtometer और फर्मी मीटर. दोनों बोलते हैं इसको फेम्टो और फर्मी. इट्स वैल्यू इज 10⁻⁻15 मीटर. तो यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आने चाहिए. दिस विल बी यूज्ड. अब बच्चों, जैसे हमारी जो अगली LPP है उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे. जैसे उसी LPP से हमारा एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स इन या कन्वर्ट 10 एंगस्ट्रॉम इनटू नैनोमीटर. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1, 10 angstrom is equal to dash nanometer. Can you calculate it? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. 10 एंगस्ट्रॉम क्या होता है जी? 10 × 10⁻⁻10 मीटर. यू मल्टीप्लाई इट. दिस वैल्यू इज 10⁻⁻⁻
-9 meter. And what is 10 की पावर -9 meter? Nanometer. So 10 angstrom is 1 nanometer. एक और क्वेश्चन कीजिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2. Convert 300 nanometer into angstrom. 300 nanometer is equal to how many angstroms? Can you tell? कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 300 नैनोमीटर इज 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर. अब आपको बेटा एंगस्ट्रॉम में इसको कन्वर्ट करना है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है. तो कैसे कर सकते हैं? यू डिवाइडेड बाय 10 और यू मल्टीप्लाइड बाय 10. तो इसी नंबर को आप लिख सकते हैं 3000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर. अब ये 10 की पावर -10 मीटर की फॉर्म में आ गया, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? वेल 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर. सो 10 की पावर -10 मीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज 3000 एंगस्ट्रॉम. तो 300 नैनोमीटर इज 3000 एंगस्ट्रॉम. लॉजिकली भी निकाल सकते हो आप कि नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम से 10 गुना बड़ा है, तो एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होंगे और नैनोमीटर कम होंगे. एक और क्वेश्चन करते हैं. कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर into angstrom. This is equal to how many angstroms? तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे. एंगस्ट्रॉम का मतलब यह है कि हमको 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में लाना है इसको. नाउ यहाँ आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर है, और आपको पता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है. तो यू डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 एंड हियर यू मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3. तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर. नाउ दिस 10 की पावर -10 मीटर इज एंगस्ट्रॉम. सो दिस विल बी 5000 एंगस्ट्रॉम. तो 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर इज 5000 एंगस्ट्रॉम्स. So this is the way we will convert angstrom to nanometer. So these conversions you must remember.